देहरादून परेड ग्राउंड में दशहरे का भव्य आयोजन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया रावण का दहन। रावण कुंभकर्ण और मेघनाथ के फूके गए पुतले। सुतारगंज रावण और कुंभकर्ण का एक पुतले दहन। सुतारगंज में 50 फीट रावण और 45 फीट कुंभकर्ण के पुतले बनाए गए थे। बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने की तारीख घोषित। 17 नवंबर को रात 9 बजे बंद होंगे कपाट। 2 नवंबर को बंद होंगे गंगोत्री धाम के कपाट। 6 महीने के लिए शीतकालीन प्रवास। उत्तराखंड के उच्च हिमालयी क्षेत्र में बर्फबारी शुरू। श्री हेमकुंड साहिब में बर्फबारी के बाद दिखा मनमोहक नजारा। विकासनगर में दर्दनाक हादसा। कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में समाई। 3 लोगों की मौत जबकि 3 लोग घायल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। रुक करते हैं खबरों का। उत्तराखंड से खबर है, परेड ग्राउंड में दशहरे का भव्य आयोजन। उत्तराखंड से खबर, परेड ग्राउंड में दशहरे का भव्य आयोजन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया रावण का दहन। बुराई पर अच्छाई की जीत का दिया संदेश। परेड ग्राउंड में दशहरे का भव्य आयोजन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया रावण का दहन। सुतारगंज नगर में चल रही रामलीला के अनुसार रावण और कुंभकर्ण के पुतला जल गया। सुतारगंज में 50 फीट रावण और 45 फीट कुंभकर्ण के पुतले बनाए गए थे। रामलीला मंच पर पहुंचे कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने अपने संबोधन में कहा कि रामलीला देखने आए श्रद्धालुओं को उनके जीवन से सीख लेकर जाना चाहिए। युवा पीढ़ी को अपने माता पिता का आज्ञाकारी होना चाहिए और सदैव अच्छे विचारों को अनुसरण करते हुए प्रस्तुत मार्ग पर चलना चाहिए। के ऊपर सत्य की जीत मानी जाती है और समस्त क्षेत्रवासियों को, उत्तराखंडवासियों को मैं आज चश्मे की भगवान से यही प्रार्थना करूँगा कि उत्तराखंड के ऊपर हमेशा अपनी दृष्टि बना करके सरकार में हमेशा विकास के रास्ते पर चले और हमेशा हम अपने भगवान प्रभु श्री राम के पथ चिन्हों पर चलकर एक अच्छा समाज, एक अच्छा देश। खबर हरिद्वार से, जहां आदिगुरु शंकराचार्य द्वारा स्थापित की गई अखाड़ों की परंपरा में शास्त्र पूजन का विशेष महत्व माना जाता है। दशमी सन्यासी परंपरा से जुड़े नागा सन्यासी इस परंपरा का निर्वहन करते हुए अपने अपने अखाड़ों में शस्त्र पूजन करते हैं। अखाड़ों में प्राचीन काल में रखे गए सूर्य प्रकाश और भैरव प्रकाश नाम के भालों के साथ आज के युग के हथियारों की पूजा की जाती है। भैरव प्रकाश और सूर्य प्रकाश देवता रूपी भाले कुंभ के मेले के अवसर पर अखाड़ों के पेशवाई के आगे चलते हैं और इन भाले रूपी देवताओं को कुंभ में शाही स्नान में सबसे पहले गंगा स्नान कराया जाता है। क्योंकि नागा सन्यासियों की परंपरा शंकराचार्य ने जब बनाई थी उसमें शस्त्र और शास्त्र दोनों में जो निपुण हो वही नागा सन्यासी होते हैं। इसलिए विपरीत परिस्थिति में राष्ट्र, धर्म और गौ ब्राह्मण की रक्षा के लिए नागा सन्यासियों ने शस्त्रों को धारण किया। ये प्राचीन उल्लेख आता है। जैसे महर्षि विश्वामित्र ने भगवान श्री राम को ऋषियों की रक्षा करने के लिए, यज्ञ की रक्षा के लिए शस्त्र धारण कराए थे, दिव्य अस्त्र। उसी की परंपरा के अनुसार भगवान श्री कपिल महामुनि जी के सानिध्य में, उनके आशीर्वाद से श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी के प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी दशहरे के दिन इस शस्त्र पूजन का आयोजन किया जाता है, जो परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है और आगे भी चलती रहेगी। इसका उद्देश्य धर्म पर, राष्ट्र पर, गौ माता, ब्राह्मण आदि पर अगर कोई विपत्ति आती है तो सन्यासी अपने प्राणों को न्यौछावर करने के लिए, बलिदान के लिए तैयार रहते हैं। इतिहास ऐसी घटनाओं से भरा पड़ा है। विश्वनाथ मंदिर का इतिहास हो, पहाड़ के समाज की जीवन संस्कृति और रहन सहन दोनों अनूठा रहा है। यहाँ की लोक परंपराएं व रहन सहन प्रकृति के करीब और सृष्टि से संतुलन बनाने वाली रही हैं। इसकी झलक पर्वतीय समाज की हाउसिंग कॉलोनियों को कही जाने वाली बाखली में देखी जा सकती है। उत्तराखंड में सैलानियों में लोकप्रिय बाखली पारंपरिक रूप से भी
अनदेखी का शिकार है। इस रिपोर्ट को देखिए। उत्तराखंड में नैनीताल के रामगढ़ ब्लॉक में खूबसूरत बाखली देखने को मिलती है। बाखली पारंपरिक सामुदायिक की कॉलोनी को कहते हैं। यहाँ 35 से ज्यादा घर एक कतार में करीने से बने हैं। उत्तराखंड की सबसे लंबी बाखली कुमाऊं मंडल के कुमाटी गांव में है। उत्तराखंड की सबसे लंबी बाखली है। इस गांव का नाम कुमाटी है और यहाँ 35 परिवार रहते हैं पूरे, और भी ज्यादा होंगे, आधे आधे तो हल्द्वानी चले गए हैं, अभी रहते ही हैं फिर भी बहुत लोग। बाखली आशियाने की पारंपरिक व्यवस्था है। सैलानी इसे देखकर काफी रोमांचित होते हैं। हालांकि यहाँ रहने वालों की शिकायत है कि उनकी लगातार अनदेखी होती रही है। ये हमारे बाप दादाओं ने वैसे ही देखी। लोग कहते हैं 200 साल से भी ज्यादा पुरानी बाखली है। बहुत इधर उधर से हर एक हफ्ता, कोई हफ्ता ऐसा नहीं जाता है जब यहाँ 2-4 टूरिस्ट जो है यहाँ देखने के लिए नहीं आते हैं। नाम के लिए सबसे बड़ी, उत्तराखंड की सबसे बड़ी बाखली है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी कमी ये है कि यहाँ पर रोड नहीं है। सरकार इस चीज को नहीं देखती है कि यहाँ पर इसकी सुविधा दी जाए। सरकार की तरफ से जो है यहाँ पर कोई किसी चीज की मदद नहीं दी गई है। नैनीताल प्रशासन ने भरोसा दिया है कि बाखली को बढ़ावा देने के लिए दूर दराज के इलाकों में पक्की सड़कें बनाई जा रही हैं। जो ग्रामीण क्षेत्रों में, पर्वतीय क्षेत्रों में जो सड़कों का काम है वो लगातार चल रहा है। PMGSY के माध्यम से भी सड़कें बनाई जा रही हैं और जो अन्य डिपार्टमेंट हैं, PWD हैं, एक मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना भी अभी आरंभ हुई है, उसमें भी सर्वे किए गए हैं। ज़्यादातर जो समस्या आती है या डिले होता है रोड निर्माण के कार्यों में, वो फॉरेस्ट लैंड ट्रांसफर की जो लंबी प्रोसीजर है उसके कारण होता है। अभी उसमें जो कॉम्पनसेटरी और फॉरेस्टेशन लैंड के मानक हैं उसमें भी काफ़ी परिवर्तन भारत सरकार की ओर से किए गए हैं, तो इससे काफ़ी राहत मिलेगी। बाखली की खासियत है कि ये सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडे होते हैं। ऐसे कई घरों में अब ताला दिखता है। वहाँ रहने वाले रोजगार की तलाश में घर से दूर जा चुके हैं। देश भर में असत्य पर सत्य की जीत का विजयदशमी पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। वहीं रुड़की में भी विजयदशमी के पर्व को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। रुड़की के नेहरू स्टेडियम में रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ और विशाल काय पुतले को तैयार किए गए। खास बात यह है कि इन पुतलों को बनाने वाले कारीगर मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। कारीगर हैं, पहले भी हमारे यहाँ पहले भी आए हैं बनाने और इस बार भी यही आए हैं। अच्छा काम करते हैं, इसलिए इनको फिर दोबारा रिटेन किया गया है। हमारा 65 फुट का पुतला है, 50 फुट का और 45 फुट का पुतला है। और पुतले अब शाम को पब्लिक के सामने जलेंगे भगवान श्री राम के द्वारा, तब देखते हैं। ऐसा इस बार कहा गया है कि इस बार इसमें ये रोएगा भी। अब तक तो हंसने वाला पुतला था, इस बार रोने वाला पुतला भी है। इस बार जब ये जलेगा तो ये रोएगा भी पुतला। हमारे कारीगर ये आ गए हैं, इन्होंने काफी मेहनत की है। लगभग 1 महीना हो गया इनको बनाते बनाते। यहाँ पे 3 पुतले। रामलीला का महोत्सव है और धूमधाम से मनाया जा रहा है। सारी कमेटी इतनी डिसिप्लिन में रहती है, मंत्री जितने भी होते हैं सब आगे तारीफ करते हैं। उत्तराखंड की नंबर 1 रामलीला है। बिल्कुल कोई भी मीटिंग में पैर रखने तक की जगह नहीं होती। लास्ट डे था कल भी, अपने झंडा दिवस तक वहाँ फुल पैक था। लगभग 3000 चेयर बिछी होती है, इतने आदमी साइडों में खड़े होते हैं। आज को लेकर कैसी तैयारी की गई है? आज तैयारी इतनी जबरदस्त है कि पब्लिक यहाँ पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। और ये पुतले 65 फुट, 50 फुट, 45 फुट 3 पुतले बनाए जी। कितनी आतिशबाजी का इसमें इस्तेमाल तकरीबन होता है? आतिशबाजी काफी अच्छी आतिशबाजी, रंग बिरंगी आतिशबाजी चलेगी और मनोरंजन बहुत अच्छा होगा। इस बार कुछ विशेष रावण में बताया गया, पुतले में क्या विशेष है? जी, अब तो ये एक तो ये मुंह खोलता है, उसके बाद शाम को जब आग लगेगी इसमें रोने की आवाज आएगी। खबर नैनीताल से है, जहां नैना देवी मंदिर परिसर में चल रही मां दुर्गा महोत्सव का आज विधिवत वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ डोला विसर्जन के बाद समापन हुआ। मां को विदाई देते हुए बंगाली समुदाय की महिलाओं के साथ पर्यटकों ने एक दूसरे को सिंदूर लगाकर दुर्गा मां को भावभीनी विदाई दी। अच्छा लग रहा है, यहाँ के लोग बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं और बहुत इज्जत से इन लोगों ने मुझे देखिए सिंदूर लगाया है और मुझे प्रसाद भी मिला है माँ का। और मैंने माँ का थोड़ा सा एक टीका भी लगा दे, एक थोड़ा सा भी लगा दे। और सच बताऊं, मुझे नहीं पता था कि मुझे पटना वाला फीलिंग आएगा यहाँ पे। मैं बस ऐसे ही शॉपिंग करने आई थी, लेकिन मैं देखी कि यहाँ माँ की मूर्ति है और नैना देवी मंदिर आई थी और माँ के दरबार में मैं पहुँच गई। माँ की विदाई कर रही तो दुखों से भरा है, आँख भरी है कि इतने दिनों से माँ आई है। हम लोग हर्ष उल्लास के साथ हम लोग मना रहे हैं माँ का पूजा। आज विदाई है, आंखों में आंसू आ रहे हैं।
हम लोग माँ को खुशी खुशी विदा करना चाहते हैं, इसलिए हम लोग माँ को सिंदूर लगा के मिठाई खिला के माँ को अच्छे से विदाई कर रहे हैं। फिर माँ साल बाद आएंगी। देहरादून में मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में जनता मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम में अधिकारियों को जनता की शिकायत को प्राथमिकता पर निस्तारित करने के निर्देश दिए। कोरोना काल जहां लोगों के लिए एक मुसीबत का सबब बना था, तो वहीं कोरोना काल गंभीर अपराधों में दोषी कैदियों के लिए वरदान साबित हुआ। इस दौरान कोविड नियमों का पालन करके कुमाऊं मंडल में कैदियों की पैरोल दी गई थी, जिसमें कुमाऊं मंडल के 4 जिलों में 255 कैदियों पैरोल से वापस नहीं पहुंचे। अब फरार कैदियों को पुलिस ढूंढने में लगी हुई है, लेकिन अब तक कोई सफलता हाथ नहीं लगी। उत्तराखंड में निकाय चुनाव कब होंगे, इस पर सस्पेंस अब तक बरकरार है। विपक्ष लगातार निकाय चुनाव कराने की सरकार से मांग कर रहा है, लेकिन अब तक सरकार विपक्ष की इस मांग को पूरा नहीं कर पाई है। इस बीच सरकार ने प्रवर समिति का कार्यकाल 1 माह और दशहरा और दीपावली जैसे त्योहारों को देखते हुए दून पुलिस अलर्ट मोड पर नजर आ रही है, जिसको लेकर पुलिस कप्तान अजय सिंह ने खुद मोर्चा संभाला हुआ है। एसएसपी अजय खुद जिले में जगह जगह पुलिसिंग और अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ देखिए, जिस तरह का त्योहार का सीजन अभी चल रहा है इसमें, और आगे भी दशहरा भी है, दिवाली भी है, उसको देखते हुए शहर देहात में सभी पुलिस को अलर्ट रखा गया। खासकर बाजारों में इस तरह से क्रियाशील रहे, वहाँ घूमे वहां पर, और साथ ही साथ पैदल भ्रमण करें। और कुछ पछवा दूर में जैसे देखा होगा आपने, पहले अवैध अतिक्रमण और इस तरह की शिकायतें आई थी, जिस पर कार्रवाई के लिए भी यहाँ बताया गया था। और अब एक काफी सारे समय से कुछ शिकायतें आ रही हैं कि यहाँ पर कुछ तरह के इलीगल हट्स बन गए हैं, जहाँ पर एक्स्ट्रा या तो रूम बन गए जहाँ पर शराब पीने की या अवांछनीय गतिविधि की शिकायत मिली है। क्योंकि आज इस पर स्पेशली जो इनपुट था, उस पर अलग अलग टीमें बनाई गई हैं, खासकर त्योहार को देखते हुए भी कहीं कोई ऐसी अप्रिय घटना भी ना हो। और इस तरह के जो इलीगल कंस्ट्रक्शन करके यहाँ पर जो छोटे छोटे जो देखा गया कि ढाबे हैं, उसमें अवैध रूम टाइप के बनाए गए या बैठने के रूम बनाए गए। देहरादून के आईटी पार्क स्थित नाबार्ड के कार्यालय में 1 दिवसीय सेब प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक पंकज यादव और अन्य अधिकारियों के द्वारा किया गया। हाँ, जैसे आपने देखा सेब महोत्सव 1.0, तो आप जानते हैं कि उत्तराखंड के एप्पल को पहचान मिल रही है, सेब को पहचान धीरे धीरे मिल रही है। उसी पहचान को और आगे बढ़ाने के लिए, और प्लस नाबार्ड ज़रा जो सहायतित फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज़ हैं, एफपीओज़ हैं, और हमारे द्वारा ट्राइबल डेवलपमेंट फंड के तहत जो हमारे जनजातीय भाई हैं, बहनें हैं, उनके लिए जो हमने फलदार पौधे दिए थे, उनका जो उत्पाद आ रहा है मार्केट में, उस उत्पाद के विपणन के लिए हमने इसके माध्यम से प्रयास किया है। आप यहाँ देखेंगे तो सेब महोत्सव के अंदर हर्षिल घाटी से ए ग्रेड रेड डिलीशियन एप्पल, गोल्डन एप्पल आए हुए हैं, और उसके साथ साथ कप कोट से कीवी आई हुई है। ये हमारे द्वारा दिए गए उद्यानों की पहली कीवी है इस साल। अगले साल और बड़ी और ज़्यादा मात्रा में कीवी आएंगी। इसमें देखिए हमारे सेब से, और मेन फोकस तो हम लोगों का इसमें सेब का था कि जो हमारे ऊपर के पहाड़ के क्षेत्रों में सेब हो रहे हैं, उनकी अच्छी मार्केटिंग हो सके। नाबार्ड द्वारा संगठित तमाम समूह हैं जिन्होंने यहाँ स्टॉल लगाया, और उसमें और भी अन्य चीज़ें भी आई जो नाबार्ड से संबंधित जो समूह बनाए हैं, उसमें जैसे दालें हैं, और उसमें ये और भी सामान हैं जो हैंडमेड सामान है, उसका प्रदर्शनी हम लोगों ने लगाया। लेकिन इसमें मेन फोकस सेब पे था और कीवी पे था, तो इसमें बहुत अच्छा, मतलब ये हमारा शॉर्ट टाइम में ये नाबार्ड द्वारा ये प्रदर्शनी लगाई गई। खबर विकासनगर दशहरा पर्व महामंदिर से
वापस लौट रहे एक परिवार की कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में समा गई, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि यह हादसा तब हुआ जब दशहरा पर्व के मौके पर एक परिवार रायगी मंदिर में से दर्शन कर वापस तुयानी लौट रहा था। चलो हटाओ फिर ना। खबर विकासनगर से है। दशहरा पर्व पर मंदिर से वापस लौट रहे एक परिवार की कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में समा गई, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि यह हादसा तब हुआ जब दशहरा पर्व के मौके पर एक परिवार रायगी मंदिर से दर्शन कर वापस ट्यूनी लौट रहा था। हल्द्वानी में पहाड़ आर्मी और एकता मंच द्वारा प्रेस वार्ता करते हुए आगामी 20 अक्टूबर को हल्द्वानी के बुद्धिजीवी वर्ग का सम्मेलन बुलाए जाने के साथ ही उत्तराखंड राज्य को 5वीं अनुसूची में शामिल किए जाने की मांग के आंदोलन को आगे बढ़ाने की बात कही गई है। पहाड़ आर्मी के संस्थापक हरीश रावत ने कहा कि अन्य पर्वतीय राज्यों को 5 अनुसूची में शामिल किया गया है तो उत्तराखंड को भी किया जाए। समय से हम और हमारे साथी लोग इस राज्य में मूल निवास और भू कानून की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हमारी मांग है केंद्र और राज्य सरकार से उत्तराखंड के संपूर्ण पर्वतीय क्षेत्रों में संविधान के अनुरूप मूल निवास और भू कानून को, संविधान में पर्वतीय राज्य की अवधारणा को कंप्लीट करने के लिए हमें अधिकार दिए है। वो अधिकार है भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची। हम उत्तराखंड के लोग, पहाड़ी क्षेत्र के लोग संविधान की 5वीं अनुसूची को फुलफिल करते हैं, ट्राइबल स्टेटस को फुलफिल करते हैं। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देवभूमि उत्तराखंड में एक बार फिर मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं तेज हो गई हैं। दरअसल राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की दिल्ली में प्रधानमंत्री से हुई मुलाकात, तो मुलाकात के बाद अब उत्तराखंड दौरे पर पहुंच रहे केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के दौरे के बाद ये चर्चाएं तेज हो गई हैं। बताया जा रहा है कि अमित शाह 13 अक्टूबर को उत्तराखंड के दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान वह पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक करने के साथ ही उत्तरकाशी जाएंगे। इस दौरान वह हर्षिल में वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम का ब्यौरा लेंगे, साथ ही अर्धसैनिक बल के जवानों से भी भेंट करेंगे। इस रिपोर्ट को देखिए। उत्तराखंड में जल्द मंत्रिमंडल विस्तार और दायित्व की चर्चाएं तेज हो गई हैं। भाजपा के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने बताया कि कोर ग्रुप की बैठक के साथ ही पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ वार्ता हो चुकी है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि पार्टी के विधायकों को दिवाली तक कोई अच्छी खबर दी जाएगी। वहीं विपक्ष का कहना है कि बार बार पार्टी के शीर्ष नेता पार्टी के भीतर पनप रहे असंतोष को कम करने के लिए मंत्रिमंडल विस्तार की उम्मीदें जगा रहे हैं, लेकिन मौजूदा समय में भी मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल विस्तार का निर्णय नहीं लेंगे, क्योंकि भाजपा में एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति है। निश्चित रूप से दीपावली बहुत ही खुशियों भरी रहेगी और शुभ संकेत मिलेंगे, शुभ समाचार भी मिलेंगे, अच्छा रहेगा। 3 साल में मंत्रिमंडल का विस्तार न कर पाई हो, 3 साल पूरे होंगे अब आने वाले समय मार्च में।
मुख्यमंत्री जी को, और 3 साल में नहीं कर पा रही है, वो क्या मंत्रिमंडल का विस्तार करेगी, क्या झुंझुना देगी। विधायकों ने समझ लिया कि अब तो मंत्रिमंडल का विस्तार होना ही नहीं है, कोई मंत्री बनने के लिए इच्छुक भी नहीं है। आप हाउस में देख लो क्या परफॉर्मेंस, जो मंत्री लोग हैं, पुराने मंत्री हैं, क्या स्थिति रहती है। और इतनी स्थिति खराब है, एक अनार 100 बीमार हैं, किसको मंत्री बनाएं किसको न बनाएं। तमाम वरिष्ठ भी हैं, जो पार्टी के अध्यक्ष रहे वो लोग भी हैं, बंशीधर भगत जी हैं, आपके बिशन सिंह चुफाल जी हैं, मुन्ना सिंह चौहान जी हैं, एक से एक विद्वान लोग भी हैं इनके। देखिए, हमारा तो ये कहना है इस मामले में कि एक उनके जो कैबिनेट मंत्री हैं गणेश जोशी जी, उनके खिलाफ जो है जो आय से अधिक संपत्ति का मामला चल रहा है, उसमें जो इन्वेस्टिगेशन की जो अनुमति देनी थी सरकार को, सरकार ने वो अनुमति नहीं दी है। हमारा तो पहले सवाल ये है कि आप अगर कोई कैबिनेट विस्तार करना भी चाहते हैं, जो आपके दागी मंत्री हैं उनको तो पहले आप हटाइए मंत्रिमंडल से, उसके बाद आप अपना कौन सा कैबिनेट विस्तार करना चाहते हैं वो तब उसके बाद का विषय है। पहला विषय ये है कि जो दागी मंत्री हैं उनको आप मंत्रिमंडल से बाहर करिए। आपको बता दें कि उत्तराखंड में पिछले लंबे समय से 4 पद रिक्त चल रहे हैं। कई बार मंत्रिमंडल विस्तार और दायित्व बंटवारे की चर्चाएं शुरू होती हैं, लेकिन अंतिम निर्णय तक नहीं पहुंच पाती हैं। बताया जा रहा है कि मंत्रिमंडल के साथ ही दायित्व बंटवारा भी किया जा सकता है। वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मंत्रिमंडल विस्तार के साथ ही कुछ नेताओं के नाम भी काटे जा सकते हैं। वहीं कई नए चेहरों को मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। इस बीच अमित शाह 13 अक्टूबर को उत्तराखंड के दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान वह पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक करने के साथ ही उत्तरकाशी जाएंगे। इस दौरान वह हर्षिल में वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम का ब्यौरा लेंगे। साथ ही अर्धसैनिक बलों के जवानों से भी भेंट करेंगे। वहीं विपक्ष ने अमित शाह के दौरे पर कटाक्ष। देखिए, पहले दिन से आज तक 10 साल की केंद्र की सरकार हो गई है, 11वां साल चल रहा है। उत्तराखंड की झोली खाली की खाली रही है। उत्तराखंड में तमाम रेलवे प्रोजेक्ट्स बोले गए थे, यहाँ मेट्रोज की बात हुई थी, यहाँ बुलेट ट्रेन लाने की तक बात हुई थी, यहाँ सी प्लेन लाने की बात तक कर दी, तो केवल ये जुबानी जमा खर्च दिखाई पड़ा। उत्तराखंड एक आपदा ग्रस्त प्रदेश है, जहाँ आपदा के साथ हमारा चोली दामन का साथ रहता है, वहाँ भी हमको कोई ज़्यादा राहत नहीं देखने को मिली। वाइब्रेंट विलेज की बात की गई, तो वो विलेजेस की बात पहले आनी चाहिए जो इनके सांसदों ने गोद लिए थे। उन गाँव का क्या हुआ? वाइब्रेंट विलेज अपनी जगह पर है, लेकिन जो गाँव इन्होंने गोद लिए उनका क्या हश्र हुआ, उसका भी एक फॉलो अप अमित शाह जी को यहाँ आके करना चाहिए कि बार बार यहाँ की जनता तीसरी बार 5 सांसद आपको दे चुकी है। गृह मंत्री जी का दौरा है और देखिए, प्रधानमंत्री जी हों चाहे गृह मंत्री जी हों, ये देवभूमि है, उनका विशेष लगाव है। 13 तारीख को माननीय गृह मंत्री जी देहरादून FRI में आएंगे, उत्तरकाशी जाएंगे। मैं उनका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। निश्चित रूप से अमित शाह जी का जो दौरा उत्तराखंड का है, इसमें हो सकता है कि वे अभी केदारनाथ के चुनाव हैं या अन्य प्रकार की जो योजनाएं हैं उनके उद्घाटन के लिए वो यहाँ पर आ रहे हो। लेकिन दूसरी तरफ हमें ये भी देखना होगा कि 24 वर्षों के पश्चात भी आज अगर केदारनाथ की बात करें, केदारनाथ विधानसभा की बात करें, तो विकास के कार्यों से कोसों दूर है। स्वास्थ्य की बात करें, शिक्षा की बात करें, रोजगार की बात करें, तो पहाड़ों में आज भी ये मुद्दे जो हैं चुनावी समय पर ये मुद्दे मुख्य विषय बन जाता है। कुल मिलाकर भाजपा में पिछले लंबे समय से मंत्रिमंडल विस्तार और दायित्व बंटवारे की चर्चा चल रही है। हालांकि अब तक कोई निर्णय इस पर न लेने से कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। वहीं पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मंत्री बनने की दौड़ में भी हैं, लेकिन अब एक बार फिर दीपावली से पूर्व मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं हैं। ना होगा कि क्या मौजूदा समय में भी मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल विस्तार और दायित्व बंटवारे का निर्णय लेते हैं या नहीं। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। तो फिलहाल खबर उत्तराखंड में इतना ही। देखते हैं न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।